देखिए, ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज गुयाना पहुंच गए। पिछले 56 सालों में गुयाना जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। गुयाना पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति इरफान उनके स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएम के पहुंचते ही राष्ट्रपति इरफान ने गले लगाकर गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। गुयाना के राष्ट्रपति के साथ करीब 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे थे। पिछले कुछ बरसों में गुयाना में भारतीयों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पढ़ाई, नौकरी या कारोबार के सिलसिले में तमाम भारतीय गुयाना में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए। जॉर्ज टाउन के होटल में प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। यहां पीएम का पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। 2 दिनों की इस गुयाना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री गुयाना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी गुयाना संसद की विशेष बैठक को भी संबोधित करने वाले हैं। और चलिए अब बात देश की समुद्री सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की कर लेते हैं। भारतीय नौसेना समंदर की सरहदों की हिफाजत के लिए आज से एक मेगा अभ्यास की शुरुआत कर रही है। नौसेना और कोस्ट गार्ड के साथ 21 दूसरी एजेंसियां भी विजिल 24 अभ्यास का हिस्सा बनी है। इस अभ्यास का मकसद समंदर में सुरक्षा तैयारियों को परखना है। देखिए, चुनौती समंदर के रास्ते आए या फिर आसमान से, समंदर की सरहदों के ये प्रहरी हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। 3 तरफ से समंदर से घिरे हिंदुस्तान के लिए समंदर की तरफ से आने वाला खतरा भी 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन हिंदुस्तान की नौसेना ने कोस्ट गार्ड और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर समुद्री सीमा का अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस बोट, स्पीड बोट और निगरानी की आधुनिक तकनीक के दम पर देश की सरहदें इन जाबाज जवानों के हाथों में महफूज हैं। समंदर की सरहदों की चौकस निगरानी की अपनी तैयारियों को परखने के लिए नौसेना ने आज से एक मेगा युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। इस अभ्यास का नाम है सी विजिल 24। 2 दिनों के इस अभ्यास में भारत की पूरी समुद्री सीमा पर सुरक्षा तैयारियों का आकलन किया जाएगा। ये युद्धाभ्यास कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाएगा कि इसे 6 मंत्रालय और 21 सुरक्षा एजेंसियां मिलकर अंजाम दे रही हैं। So this is a national level coastal defense exercise. It is one of the largest exercises that is held as far as coastal defense is concerned. It is being held simultaneously in all the coastal states and union territories of India. And the aim of this exercise is to gauge our preparedness against threats that are coming from the sea. सी विजिल 24 अभ्यास 2 दिनों का है, लेकिन इसकी तैयारियां अक्टूबर महीने के अंत से ही शुरू हो गई थी। नौसेना के अधिकारियों ने करीब 3 हफ्ते तक भारत के सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करके इस अभ्यास का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस साल पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारी भी इस अभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। नौसेना और कोस्ट गार्ड्स के साथ साथ राज्यों की समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और फिशरी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को भी इस अभ्यास में शामिल किया गया है। साल 2018 में मुंबई में हुए 26/11 के हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की तटीय सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई थी। इसी के बाद से सी विजिल अभ्यास की रूपरेखा तय की गई। इस अभ्यास में समुद्री सीमा की हिफाजत के साथ साथ बंदरगाहों, ऑयल रिंग्स और केबल लैंडिंग पॉइंट्स और आबादी वाले तटीय इलाकों की सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। ये युद्धाभ्यास नौसेना और कोस्ट गार्ड्स को भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करती है। इस अभ्यास के जरिए नौसेना दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर समंदर में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार करती है जिसे तोड़ पाना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, भारतीय सेना न सिर्फ देश के दुश्मनों से सरहद की रक्षा करती है, बल्कि देश और देश के बाहर आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी अंजाम देती है, जिसके लिए अलग अलग एजेंसियों के साथ बेहतरीन तालमेल और समन्वय की जरूरत पड़ती है।
अब भारतीय सेना ने आपदा में राहत और बचाव कार्य को दक्षता से करने के लिए संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास को अंजाम दिया। ये एक सालाना अभ्यास है जिसे गुजरात के तट पर 18 और 19 नवंबर को किया गया। देखिए उसकी तस्वीरें। एक्शन से भरी ये तस्वीरें न तो किसी जंगी मोर्चे की हैं और न ही युद्धाभ्यास की, बल्कि कुदरती चुनौतियों से निपटने की पुख्ता तैयारी की हैं। तटीय इलाकों में चक्रवात, आपदा या संकट से निपटने, राहत और मदद पहुंचाने के लिए भारतीय सेना ने एक बहुपक्षीय अभ्यास को अंजाम दिया। चाहे आसमान में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो, पानी या जमीन पर होवरक्राफ्ट से मदद पहुंचाना हो, या फिर ड्रोन से इमरजेंसी मेडिकल किट पहुंचाना हो, भारतीय सेना के जवानों ने बड़ी ही बहादुरी और कौशल के साथ हर उस अभ्यास को अंजाम दिया जिसकी जरूरत आपदा के समय पड़ती है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे तटीय इलाकों को हर साल किसी न किसी चक्रवाती तूफान का सामना करना ही पड़ता है। इन हालातों में सेना न सिर्फ समय रहते जरूरी एक्शन लेती है, बल्कि आपदा के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य को भी अंजाम देती है। संयुक्त विमोचन 2024 नाम की ये सालाना एक्सरसाइज ऐसे ही हालातों से बेहतर तरीके के साथ निपटने के लिए तैयार करती है। 18 और 19 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में भारतीय सेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास को अंजाम दिया। 2 दिनों तक चले इस अभ्यास को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के कोनार्क कोर ने आयोजित किया था, जिसमें 9 मित्र देशों के 15 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के जवान शामिल हुए। 18 नवंबर को अहमदाबाद में टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका विषय था गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात। इस अभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मौसम विभाग और फिक्की के प्रतिनिधि शामिल हुए। टेबल टॉप अभ्यास में आपातकालीन परिस्थितियों पर चर्चा होती है, हालात से निपटने की प्लानिंग बनाई जाती है और उसे अमल में लाने के लिए टीम के सदस्यों को उनकी भूमिका बताई जाती है। संयुक्त विमोचन कार्यक्रम में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए। द्विवेदी ने इस मौके पर कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने हाल के सालों में आपदा राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें खोज एवं बचाव मिशन, मानवीय सहायता और चिकित्सा समर्थन प्रदान किया गया है। उन्नीस नवंबर को शुरू हुआ एक्शन यानी योजना को धरातल पर लाने की कार्रवाई प्रदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत असैन्य प्रशासन से सशस्त्र बलों की मांग के साथ हुई। इसके बाद सेना के जवानों ने पहले प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद बचाव कार्य को अंजाम देने की कार्रवाई शुरू हुई। जवानों ने छत पर फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। आपदा प्रभावित क्षेत्र में तत्काल चिकित्सा सुविधा पहुंचाना एक बड़ी चुनौती रहती है। इसके लिए सेना ने इमरजेंसी हॉस्पिटल भी सेटअप किया और मल्टी फैसिलिटी एम्बुलेंस से पीड़ित को लाकर हॉस्पिटल में आकस्मिक चिकित्सा सहायता दी गई। जंग के मैदान, आतंकियों के खात्मे के साथ साथ मेडिकल क्षेत्र में भी ड्रोन क्रांति हुई है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में भी इसकी खास जरूरत पड़ती है। सेना ने दिखाया कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल खून, दवाइयां समेत स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी जरूरी चीजों को पहुंचाने के लिए किया जाता है। भारतीय सेना ने इस अभ्यास के जरिए ये दर्शाया कि सेना न सिर्फ देश में आपदा से निपटने के लिए तैयार है, राहत और बचाव कार्य को भी अंजाम देती है, बल्कि दुनिया भर में जहां कहीं भी कुदरती आपदा में मदद की जरूरत पड़ी है, भारतीय सेना ने पूरे दमखम के साथ सहायता की है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया गया। ये स्टारशिप का छठा टेस्ट था और इस लॉन्चिंग के बीच सभी की नजर इस समय की दमदार जोड़ी एलन मस्क और ट्रंप पर थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी टेस्ट देखने के लिए स्टारबेस पहुंचे। 4, 3, 2, 1. दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप अमेरिका के टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे स्टारशिप का छठा टेस्ट किया गया। स्टारशिप के छठे टेस्ट की खास बात ये रही कि इस टेस्ट को देखने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी स्टारबेस पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप अपने विमान से बोका चिका पहुंचे और जब वो स्टारबेस पहुंचे तो उनकी आगवानी खुद एलोन मस्क ने की। स्टारशिप के लॉन्चिंग तक मस्क और ट्रंप साथ साथ दिखे और लगातार मस्क ट्रंप को स्टारशिप के बारे में बताते रहे। 1 घंटे 5 मिनट 24 सेकंड का ये मिशन हर तरह से सफल रहा, लेकिन लैंडिंग में समस्या का सामना करना पड़ा। इस टेस्ट में बूस्टर को लॉन्च करने के बाद वापस लॉन्च पैड पर कैच किया जाना था, लेकिन सभी पैरामीटर ठीक नहीं होने के कारण इसे पानी में लैंड कराने का फैसला लिया गया। वहीं स्टारशिप के इंजन को स्पेस में फिर से चालू किया गया। इसके बाद हिंद महासागर में लैंडिंग हुई। स्पेस में इंजन चालू करने की कैपेबिलिटी एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल आने वाले मिशंस में डीऑर्बिट बर्न में होगा। Some awesome buoy cam action here. Daylight blues. स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। इस टेस्ट के दौरान स्टारशिप को पृथ्वी पर वापसी के दौरान हायर एंगल ऑफ अटैक पर फ्लाई कराया गया। इसमें फ्लैप कंट्रोल और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम पर वैल्यूएबल डेटा मिला। इस डेटा की मदद से भविष्य में स्टारशिप के डिजाइन और सिस्टम्स में बदलाव करना आसान होगा। 13 अक्टूबर 2024 को इसी स्टारशिप का 5वां टेस्ट किया गया था। तब इसकी लैंडिंग मैकेनिकल आर्म्स यानी मैकेजिला के जरिए कराई गई थी। मैकेजिला 2 मेटल आर्म्स हैं जो चॉपस्टिक की तरह दिखती हैं। 5वें टेस्ट में वापस लौट रहे बूस्टर को पैड पर लॉन्च कराकर नया रिकॉर्ड बनाया गया था। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है। ये पूरी तरह से रीयूजेबल है और 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकता है। स्टारशिप में 6 इंजन लगे हैं। इसमें 3 रैप्टर इंजन और 3 रैप्टर वैक्यूम इंजन लगे हैं। इन्हें स्पेस के वैक्यूम में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। सुपर हैवी रॉकेट स्टारशिप लॉन्च सिस्टम का फर्स्ट स्टेज बूस्टर है जो रीयूजेबल है और पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर लॉन्च साइट पर लॉन्च कर सकता है। ये 33 रैप्टर इंजन से पावर्ड है। ये स्टारशिप भी रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट और स्टारशिप का सेकेंड स्टेज है। व्हीकल में इंटीग्रेटेड पेलोड सेक्शन है और ये चालक दल और कार्गो को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे भी ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप पृथ्वी पर पॉइंट टू पॉइंट भी यात्रा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। Bionica power and telemetry nominal. और चलिए अब बात दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की। आपके पसंदीदा चैनल जीएनटी ने प्रदूषण के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। हम पूछ रहे हैं कि आखिर पोल्यूशन का सोल्यूशन कब मिलेगा।
बिहार में सांसों पर संकट लगातार बना हुआ है। सर्दियां बढ़ते ही देश की राजधानी पर प्रदूषण का साया मंडराने लगता है। दिल्ली के तमाम इलाकों में AQI अभी भी गंभीर स्थिति में है। हालांकि कल के मुकाबले आज इसमें मामूली सुधार दिख रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि पहले से स्थिति बेहतर है, लेकिन अभी भी प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अब देखिए, घर के बाहर तो पोल्यूशन है ही, घर के अंदर की हवा भी प्रदूषित हो गई है। इंडोर पोल्यूशन इसलिए भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि आप ज्यादातर वक्त घर के अंदर बिताते हैं। तो इंडोर पोल्यूशन से कैसे बचा जाना चाहिए, कैसे अपने घर के अंदर हवा की सेहत को दुरुस्त किया जाना चाहिए, आसान भाषा में डॉक्टर से समझते हैं। यह है कि अपने घर को सफाई करके रखना है। जैसे कि आप झाड़ू वगैरह देते हैं तो पोछा लगाएं, जिससे क्या होगा कि जो भी पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह होंगे वो नीचे आ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। ये रखें। कुछ प्लांट्स आते हैं जो कि प्यूरिफायर का काम करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। वो प्लांट्स घर में रखने की कोशिश करें। खिड़कियों को बंद रखने की कोशिश करें, खुली खिड़कियां रहें। कई दफ़े आप जो खाना बनाते हैं तो वेंटिलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, और वेंटिलेशन इतना सुंदर होना चाहिए ताकि खाने का कोई भी चीज़ छौंक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो बाहर की तरफ जाए, क्योंकि वो नहीं तो अंदर ही रहेगा। कई दफ़े आप देखेंगे कि घर में सब कुछ अच्छा है, घर बहुत सुंदर है, किचन में जाए उसका एग्जॉस्ट फैन के ऊपर जरा सा आप टच करिएगा तो आपका हाथ पूरा गंदा हो जाता है। कभी इसके बारे में सोचे हैं? सोचने की बात है। जो माँ बहनें खाना बना रही होती होंगी वो भी तो उसी तरह का एग्जॉस्ट फैन की तरह इनहेल कर रही होंगी, तो उनका क्या हाल होता होगा। तो अच्छा एग्जॉस्ट फैन रखने की तरीका है, किचन को साफ रखने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से कारपेट्स होते हैं, कारपेट्स के अंदर बहुत सारे हाउस डस्ट माइट भी हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स भी अंदर हो सकते हैं। बल्कि मैं तो सुझाव दूंगा कि कारपेटिंग ना करें, सिंपल अगर फर्श रहे, फर्श की सफाई रखें तो उससे हम लोग बच सकते हैं। देखिए, घर के बाहर मास्क तो घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर प्रदूषण से अपना काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर भी आप आजकल की जहरीली हवा के असर से खुद को बचा सकते हैं। आइए डॉक्टर से जानते हैं सेहतमंद रहने के घरेलू नुस्खे क्या क्या हैं। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जिससे हम बच नहीं सकते। घरेलू नुस्खों में तो पहला नुस्खा यही है, घर में ज्यादा रहें, मास्क लगा के घर में भी रहें, और पौष्टिक आहार खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। बाहर जाके ये बिल्कुल ना करें। घर में श्वासासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब कर सकते हैं आप, लेकिन बाहर जाके दौड़ना या बाहर जाके विगरस एक्सरसाइज करना है, जिम जाना, ये अभी अवॉइड करना है। जहाँ तक घरेलू नुस्खों की हम बात करते हैं, उसमें हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, किसी हद तक एंटी एलर्जिक भी है वो। इसके अलावा किशमिश खाइए, अखरोट खाइए, बादाम खाइए, मुनक्का खाइए, कब्ज मत होने दीजिए। नाक को बार बार धोइए, घर से आने के बाद नाक को ज़रूर धोइए। गले में कुल्ली करिए, गरारा करिए, गार्गल्स जिसको कहते हैं, और खांसने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है गले में इरिटेशन है तो जो भी बलगम है उसको खांस कर बाहर निकालिए। ऐसी कोई दवा लोग होम रेमेडीज ऐसी ट्राई करते हैं जो कफ सप्रेसेंट्स हैं, जिसमें कोडीन होता है, वो नहीं लीजिए। ऐसे सिरप्स लीजिए जो बलगम को पतला करते हैं, ब्रोमहेक्सिन है उसमें, और ऐसे कफ सिरप्स आते हैं जिनको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, वो बलगम को पतला करके बाहर निकालते हैं। लेकिन जो खांसी के आमतौर पर शरबत कहलाते हैं, वो केमिस्ट से लोग ले आते हैं कि खांसी हो रही है, खांसी ठीक करने का शरबत दे दो, वो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मैंने हल्दी वाला दूध बताया। इसमें मैं ये देख रहा हूँ आजकल के अर्जुन की छाल का पानी पीना भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। वो एक तरह का डायबिटिक भी है, कंजेशन को ठीक करता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। साथ साथ आप अपने खाने में मिर्च, मसाले और चिकनाई इसको अवॉइड करें। बच्चों को भी बताइए कि आइसक्रीम ना खाएं इस मौसम में। एसी बिल्कुल मत चलाइए, और मुंह ढककर सोइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खुले मुंह से सोना, पूरी खिड़की रात भर खोल के सोना, पूरा पोल्यूशन अंदर आ जाता है। दिन के टाइम खिड़की खोलिए 12 बजे के बाद, और 5 बजे बंद कर दीजिए।
तो पोल्यूशन के इस संकट से बचने के लिए कई तरह के सुझाव भी एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं, जिन पर अमल करके पोल्यूशन के कारण होने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं। चंडीगढ़ पीजीआई के एक्सपर्ट डॉक्टर रविंद्र खैवाल का क्या कुछ सुझाव है, आइए जान लेते हैं। देखिए, जो प्रदूषण की स्थिति है वो वेरी सीवियर है और हमें समझना होगा कि थ्रू प्रिकॉशंस वी कैन अवॉइड सीवियर एक्सपोजर। तो ये जरूरी है कि जो प्रदूषण है हम उसके एक्सपोजर से अपना बचाव करें। खासतौर पे जो हमारी आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव पॉपुलेशन है, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चे, एल्डरली पॉपुलेशन और पीपल विद अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, वो इंडोर एनवायरमेंट में रहें। यानी कि अगर वो घर में रह सकते हैं तो वहां रहें, अगर बाहर जाना पड़ता है तो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम किस तरह से एक्सपोजर करें। तो एक्सपोजर कम करने के लिए जैसे कि हमने देखा है कि मॉर्निंग आवर्स में पोल्यूटेंट ज्यादा हैं, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक, तो हम उस समय वॉक करने ना जाएं। दूसरा, इवनिंग आवर में पीक पर पोल्यूशन ज्यादा है तो उस समय वॉक करने ना जाएं। जो ट्रैफिक इंटरसेक्शंस हैं या आप मेजर ट्रैफिक रोड के आसपास रह रहे हैं तो उस समय वॉक अवॉइड करें। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का सीधा असर एयर प्यूरिफायर पर पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से एयर प्यूरिफायर की मांग काफी बढ़ गई है। घर के अंदर हवा की सेहत अच्छी रखने के लिए लोग बड़े पैमाने पर एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। आखिर सवाल सेहत का है, खुद को पोल्यूशन से होने वाली परेशानियों से दूर रखने का है। तो चलिए आपको बताते हैं बाजार में कितने तरह के एयर प्यूरिफायर मौजूद हैं और कौन सा एयर प्यूरिफायर आपके लिए सही होगा। दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ बाजारों में एयर प्यूरिफायर और मास्क की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। लोग इस वक्त आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, तो घरों पर एयर प्यूरिफायर हर कोई इस वक्त लाना चाह रहा है। इस वक्त हम एक आउटलेट में मौजूद है और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जो बिक्री है वो बाजारों में बढ़ती जा रही है। आप हमें सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, खतरनाक स्तर जो है वो 500 के लगभग अब जो है पास आ चुका है। कितनी ज्यादा डिमांड इस वक्त बाजार में है एयर प्यूरिफायर? नॉर्मली हम नॉर्मल डेज में 1 यूनिट या 2 यूनिट सेल करते थे। हमने लास्ट 2 डेज में ऑलमोस्ट 45 यूनिट सेल किए हैं, जिससे मतलब प्राइस रेंज कोई देखता नहीं है, क्योंकि प्राइस रेंज के मतलब प्रदूषण इतना ज्यादा है, लोगों को जान का खतरा है, तो इसीलिए सोल्ड आउट हो रहे हैं 3 दिन से बहुत ज्यादा। प्राइस सबसे ज्यादा, मैं वही आप पे दूसरा सवाल करने वाली थी, क्योंकि चूंकि एयर प्यूरिफायर है, बैठे बैठे आपको साफ हवा मिलती है इसके थ्रू, हर एक छोटे पार्टिकल्स की पहले मुझे बात बताइए कि ये कितना एरिया कवर करता है और किस तरीके के पार्टिकल्स को ये साफ हवा में बदलता है। ठीक है मैम, ये हमारे पास एक सबसे छोटा है, ये यूरेका फॉब्स का, ये आपका 150 स्क्वायर फीट कवर करेगा। देन फिलिप्स का आता है हमारे पास, वो आपका 380 स्क्वायर फीट कवर करेगा, एंड फॉब्स का भी 380 स्क्वायर फीट कवर करेगा। देन हेवल्स का आता है हमारे पास, हेवल्स का आपका 450 स्क्वायर फीट कवर करेगा। फिलिप्स में हमारे पास जो और मॉडल्स हैं वो हमारे 600 स्क्वायर फीट भी कवर करते हैं। ये टॉप मॉडल है जो 750 स्क्वायर फीट तक कवर करता है। अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से है, लेकिन एरिया काफी मात्रा में जो है कवर हो जाता है। लोगों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो लोग अपने तरफ से भी कुछ अलग से मतलब एडवांस बुकिंग भी होती है, क्योंकि जब शॉर्टेज भी पड़ने लग जाती है, जब लोगों की डिमांड ज्यादा, तो इस तरीके की भी चीजें आउटलेट में हो रही है। जी मैम, हमारे पास सबसे ज्यादा सोल्ड आउट मॉडल वो वाला है फिलिप्स का, वो अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं है, अभी स्टॉक में नहीं है। और एक सबसे ज्यादा आपका डाइसन जो सोल्ड आउट हुए हमारे लगभग 50 यूनिट्स में से हमारे 25 यूनिट्स डाइसन के सोल्ड आउट हुए हैं। तो लगातार मार्केट में जो है बाजारों में डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ गई है एयर प्यूरिफायर, क्योंकि लोगों को सांस लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि एकमात्र अब शायद उनके पास ये एयर प्यूरिफायर ही उपाय है, जिससे जितने भी हार्ड पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स इस वक्त हवा में है, वो इसी के थ्रू जो है साफ हवा में बदल सकते हैं। तो डिमांड लगातार बढ़ रही है, फिर चाहे वो एयर प्यूरिफायर हो, मास्क हो या फिर इंडोर ऑक्सीजन प्लांट, यही सब चीज है जो दिल्ली की हवा को इस वक्त आप तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो लोगों की डिमांड अब इन सब चीजों को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष बिदूड़ी के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, ये तो आपने एयर प्योरीफायर के बारे में जाना हमारी सहयोगी से। अब नेचुरल तरीके क्या हैं जिससे आप पोल्यूटेड हवा को ठीक कर सकते हैं, आप अपने घर की हवा को दुरुस्त कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर घर के अंदर ऑक्सीजन प्लांट रखने की सलाह दे रहे हैं, जिसमें नीम, तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट जैसे पौधे लगाकर आप अपने घर के अंदर की हवा को साफ और शुद्ध कर सकते हैं। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही ऐसे पौधों की डिमांड भी काफी हद तक बढ़ गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग आजकल जो है घरों में इंडोर प्लांट्स लगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो है फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। तो इस वक्त हम आपको एक नर्सरी में लेकर आ गए, ये दिखाने के लिए कि इंडोर प्लांट्स की आजकल ज्यादा डिमांड हो गई है दिवाली के बाद से, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लोग ऑक्सीजन प्लांट्स घरों में लगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो क्या कुछ वेराइटी होती है इंडोर और ऑक्सीजन प्लांट्स की, वो हम आपको दिखाएंगे। भैया पहले तो ये बताइए, इंडोर प्लांट्स काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन अब बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग जो है ऑक्सीजन प्लांट सबसे ज्यादा ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो किन पौधों की हो रही है? मैम सबसे ज्यादा एरी पाम है, क्रिसमस ट्री है और स्नेक प्लांट है, सनोवाइट है, डिफन वगैरह है। जो ऑक्सीजन प्लांट हैं और हवा को यूरिफाई करते हैं, वो प्लांट की ज्यादा मांग है। और उन्हीं जितने कस्टमर आते हैं तो ज़्यादातर दिल्ली के प्रदूषण को देख के तो वो ज़्यादातर इसी चीज़ की मांग करते हैं कि भैया जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो कुछ ऐसा दो जिससे हवा यूरिफाई, मतलब पौधे प्यूरिफाई हो जाए और हम लोग को कुछ सुकून मिले। हाँ, सुकून मिले घर में। तो हम ठीक है, वो सारे प्लांट रखते ही हैं और सारे प्लांट देते ही हैं, तो हमारा काम ही है। तो पहले के मुकाबले में अब इंडोर प्लांट जो ऑक्सीजन प्लांट्स है उनकी कितनी ज्यादा डिमांड? ऐसा है, दीपावली से पहले जो था ना मौसम नहीं सही था। अभी जो मौसम है ना, सर्दी का मौसम है और क्या है, प्रदूषण दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब क्या, ज्यादातर पहले लोग क्या सीजनल लगा रहे थे, अब सीजनल नहीं लगा रहे हैं, इंडोर के प्लांट ज्यादा मांग कर रहे हैं। तो हाँ, तो इंडोर की ही प्लांट की मांग। इंडोर प्लांट्स की कीमतों को अगर मैं पूछूं, स्नेक प्लांट कितने का है? स्नेक प्लांट में सब अलग अलग वैरायटी होता है, कोई 80 का है, कोई 60 का है, कोई 100 रुपए का है। ज्यादा महंगा नहीं है? महंगा नहीं है। तो इतने में तो लोग मास्क ही जो है वो खरीद रहे हैं। N95 भी 250-300 रुपए का मिलता है, बट अगर इस तरीके के पौधे अगर लगाए जाए तो ये काफी ज्यादा सस्ते हैं और आपको साफ हवा, यानी मतलब स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है जो रात के समय भी आपको जो है प्योर एयर जो होता है, ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, कौन कौन से पौधे हैं, मुझे सबके एक बार नाम बताइए। ये एरी पाम है। हाँ, इसमें 2-3 वैरायटी की आती है। ये 70 से स्टार्ट होता है, फिर 100 रुपए का है, 150 का है, 200, 250, जितना मतलब इसका रेंज बढ़ता रहता है ना, उसका प्राइस बढ़ता रहता है। और ये क्रिसमस ट्री है, ये 100 रुपए की भी है, 80 रुपए की भी है और 200 की भी है और 400-500 की भी है। मतलब जैसे लोग हैं ना, जो जैसी जिसको चाहिए वो मिल जाती है यहाँ पे। और ये जैसे डिफन है, ये हवा को यूरिफाई करता है, सना, यस। और ये सनाफ इंडिया है और ये स्पाइडर है। तो ये क्या है, ये स्नेक प्लांट है। तो इसमें क्या है, ज्यादातर लोग छोटे में घर के लिए स्नेक प्लांट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इंडोर प्लांट है तो इसको ज्यादा धूप की इतनी जरूरत भी नहीं होती है। तो अगर मैं पानी की बात करूं तो कितना ज्यादा पानी इसमें कम चाहिए होता है। जैसे अभी आपने आज डाला ना, तो 3 दिन के बाद में आधा गिलास पानी चाहिए इसमें। जी 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 जी। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, जैसे कहीं आप टूर पे निकल गए या कहीं चले गए, तो आप पानी फुल कर दीजिए। उसके बाद में जब आप आएंगे तो पौधा आपका मरेगा नहीं, पौधा सही रहेगा। तो काफी कम धूप, काफी कम पानी की इन पौधों को जरूरत होती है, लेकिन बदले में आपको देता है शुद्ध हवा। जो प्योर ऑक्सीजन होती है वो आपको इन प्लांट्स के थ्रू मिलती है। फिर चाहे वो स्नेक प्लांट हो, ये सभी वो प्लांट्स हैं। इनके ऊपर की अगर आपको मैं कोटिंग दिखाऊं तो आप कोटिंग देख सकते हैं, किस तरीके का टेक्सचर इन प्लांट्स के ऊपर जो है वो नजर आता है। सीधे तौर पर जितना भी प्रदूषण, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स इस वक्त हवा में है, ये अपनी तरफ जो है वो सोख लेता है, इसको खींच लेता है और बदले में शुद्ध हवा देता है। तो इस तरीके के जो पौधे हैं लगातार मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर पर दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली के बाद से ही जो है दिल्ली या फिर आसपास के अन्य शहरों की अगर हम बात करें तो प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति पे पहुंच गया है। लगातार प्रदूषित जो है हवा होती जा रही है और वातावरण को ये सभी पौधे जो है बेहतरीन बनाते हैं और शुद्ध हवा देते हैं। तो इस तरीके के पौधे की ऑक्सीजन प्लांट्स की इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। कैमरा पर्सन मनीष बिदूड़ी के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पहाड़ों पर बर्फकाल शुरू हो चुका है। कश्मीर में इन दिनों खूब बर्फबारी हो रही है, जिससे पहलगाम समेत कई इलाकों में पारा 0 या 0 से नीचे गिर चुका है। नवंबर के महीने में इतनी बर्फबारी आमतौर पर देखी नहीं जाती है। 24 नवंबर से घाटी में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की संभावना है, जिससे ताजा बर्फबारी होगी और पारा और भी ज्यादा लुढ़केगा। आसमान से गिरते बर्फ के फाहों ने कश्मीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पेड़, पत्ते, डाली सब कुछ सफेद हो चुके हैं। रास्तों पर कई फीट बर्फ की मोटी परत बिछ चुकी है, जिसे हटाने के लिए प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। स्नो कटर मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। गाड़ियों से बर्फ हटाई जा रही है ताकि आवाजाही सुचारू रूप से चलती रहे।
बर्फबारी और बारिश की वजह से कश्मीर में पहली बार इस सीजन में पारा 0 से नीचे गोता लगा रहा है। ये आलम तब है जब कश्मीर में कड़ाके की सर्दी का महीना अभी आया भी नहीं है। यहाँ दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जब डल झील भी पूरी तरह जम जाती है। लेकिन इस बार तो नवंबर के महीने में ही कश्मीर के मौसम का मिजाज बदल गया है। पहलगाम में तापमान -3.6 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीनगर में सोमवार सीजन की सबसे सर्द रात थी। यहाँ तापमान 0.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी पारा 0 के करीब गोते लगा रहा है। कश्मीर में जो ठंड का सीजन है उसकी शुरुआत में ही बर्फबारी और उसके चलते पूरी घाटी जो है सर्दी की चपेट में है। माइनस टेम्परेचर पहली बार जो है हमें पहलगाम में देखने को मिला, जहां -3.2 तक जो है पारा लुढ़का है। और श्रीनगर की बात करें तो रात का टेम्परेचर 0 के आसपास जो है घूम रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में श्रीनगर में भी जो है माइनस टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। और यही जो है टेम्परेचर्स घाटी के बाकी हिस्सों से भी रिकॉर्ड हुए हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग में भी 0 के आसपास टेम्परेचर्स हैं। और हालांकि ये इस तरीके की जो ठंड है वो दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलती थी, जब बिल्कुल जो पीक पे होता था ठंड का सीजन। लेकिन इस बार शुरुआत में ही जो है काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। इसके चलते जो अगर आप जो अलग अलग इलाके हैं घाटी के, वहां हालांकि आज धूप खिली है, लेकिन सुबह, शाम और रात में जो है काफी ज्यादा जो ठंड बढ़ गई है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में हालांकि पर्यटक जो हैं इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि ऐसी ठंड जो है उसकी आदत जनवरी में होती थी, दिसंबर में होती थी, लेकिन अब जो है नवंबर में ही जो है ऐसी ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से इसका बंदोबस्त भी जो है लोगों को करना पड़ेगा, यानी कि गर्मी के साधन ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मौसम विभाग का माने तो ये ठंड जो है बढ़ सकती है, क्योंकि पहाड़ों पे जो बर्फ पड़ी है उससे एक एसी इफेक्ट यानी एक फ्रीजर सा इफेक्ट हुआ है। और जो पहाड़ों पे प्री सीजन काफी हैवी स्नोफॉल देखने को मिला है, जहां कुछ इलाकों में कुछ पहाड़ी इलाकों में 1 से 1.5 फीट तक 2 फीट तक जो है बर्फ पड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार घाटी में 24 नवंबर से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के आसार हैं, जिससे ताजा बर्फबारी की नई किस्त की बौछार होगी। जाहिर है घाटी का पारा तब और गिरेगा, जिससे सर्दी समय से पहले ही अपने प्रचंड रूप में आ सकती है। घाटी के मुख्य पर्यटन क्षेत्र सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और गुरेज, जहां पिछले दिनों बारिश के साथ जबरदस्त बर्फबारी भी हुई है। इन इलाकों में बड़ी तादाद में ताजा बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ जाएगी। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं लोकतंत्र के उत्सव का आज बड़ा दिन है। आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। राज्य में सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहे हैं। वहीं नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव की वोटिंग जारी है, जबकि झारखंड में आज विधानसभा चरण के दूसरे चरण यानी कि 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का सिलसिला भी जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग झारखंड के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। झारखंड में कुछ संवेदनशील सीटों पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। महाराष्ट्र से झारखंड तक हर जगह वोटिंग के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हर उम्र और तबके के लोग मतदान के योग्य हैं। वे सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं। इनमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को एक ही दिन होने वाली है। मुंबई में रहने वाले बॉलीवुड, मराठी फिल्म्स और टीवी सीरियल्स के सितारे भी अपने मताधिकार के इस्तेमाल में पीछे नहीं। तमाम फिल्मी सितारे और दूसरे सेलिब्रिटीज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और आम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कनाडा की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ले चुके एक्टर अक्षय कुमार भी आज सुबह सुबह वोटिंग के लिए पहुंचे। एक्टर राजकुमार राव, निर्देशक कबीर खान, एक्टर निर्देशक फरहान अख्तर, जोया अख्तर, एक्टर अली फजल, सोनू सूद और जॉन अब्राहम भी अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए मुंबई में पोलिंग बूथ पर पहुंचे। तो पूर्व क्रिकेट कैप्टन सचिन तेंदुलकर भी अपने पूरे परिवार संग मुंबई में मतदान करने के लिए आए। दिग्गज नेता और सितारे सुबह से ही खुद वोट डालने तो पहुंच रहे हैं, वहीं आम लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कहना है लोगों का।
वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ECI का मैं आइकन हूँ, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ ना हो। आइए ज़रूर वोट कीजिए। इंतजाम किया हुआ है, मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है एंड बस आज यही है कि सब लोग आए वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मुद्दे जो हैं वो तो बहुत वाजे हैं और बहुत साफ हैं और बहुत क्लियर हैं आम आदमी के लिए भी। सिर्फ एक ये कि वो अब गुस्ताखी ना अगर समझें तो वो जो बहुत ग्लैमरस गिफ्ट्स दिखाए जा रहे हैं ना कॉमन मैन को, तो वो कोई धनतेरस का दिन लगता है कि भाई ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये वोट के लिए नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हमारा कॉमन मैन बहकेगा नहीं,